दोस्तों, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा हुई थी 2017 में, उसका पेपर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं कि कैसा पेपर आया था। आप लोगों ने देखा भी होगा, एक बार और देख लीजिए, इससे आइडिया हो जाएगा। इसके कई क्वेश्चन मैंने अपने जो मॉक टेस्ट है उसमें भी आपको दिखाए थे और उसमें बताया था कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो हमने देखा उसमें बहुत ना कठिन प्रश्न है ना बहुत सरल है, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन है जो थोड़ा डीप में है। जैसे पहला प्रश्न ये मैथ्स का ही है। 13 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 51 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या। अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए कोई बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। 13 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 51 है, यानी कि 13 क्रमागत विषम संख्याओं में मध्य की संख्या यानी कि जो 7वीं संख्या होगी वो क्रमागत विषम संख्या कौन सी होगी, वो कौन सी संख्या हो जाएगी? आप निकालेंगे तो इसमें 51 आ जाएगी वो, और 51 के बाद में फिर सबसे बड़ी विषम क्रमागत संख्या अगर आपको निकालने के लिए दिया जाए तो वो 63 हो जाएगी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैथ्स मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, मैं बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये देखिए, प्रश्न आपसे पूछा गया, यौगिक और उसका वर्गीकरण दिया हुआ है कि किस के अंतर्गत क्या उनको कहा जाता है, किसमें आते हैं ये यौगिक? सैक्रीन कार्बोहाइड्रेट, एड्रेलिन हार्मोन। तो एड्रेलिन हार्मोन देखिए सही है, थायमिन विटामिन होता है, बिल्कुल सही है। कैरेटिन ये प्रोटीन होता है, सैक्रिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। सैक्रिन एक कार्बनिक यौगिक है जो कृत्रिम मिठास के लिए आप उपयोग करते हैं ना, कुछ भी भोजन ऊर्जा इसमें नहीं होती है, कोई एनर्जी नहीं होती है, यही गलत है इसमें, है ना। सैक्रिन चीनी की अपेक्षा 550 गुना मीठा होता है। तो जो डायबिटिक पर्सन होते हैं उनको मिठास भी चाहिए और साथ में उनको ऊर्जा नहीं चाहिए, तो सैक्रिन वो ले सकते हैं, है ना। जैसे कैंडी में, कुकीज में, दवाओं में इसका उपयोग किया जाता है, दंत मंजन में भी इसका उपयोग किया जाता है, वही है। समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है, एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, इस युग्म का व्यवहार कैसा होगा? मतलब ये किस तरीके से काम करेंगे? समान फोकस दूरी वाले हैं, कांच के दो लेंस हैं और इनको सटा के रख देंगे तो कांच की समतल चादर की तरह ये बिहेव करेंगे। जो ऑप्शन आप देखिए, जो आपको लगे कि हाँ इस तरीके से हो सकता है, भले आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, भले नहीं पढ़े हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। देखिए ये ऑप्शन अलग दिख रहा है आपको, बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछे गए थे 2017 में। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम संबंधित है, करंट में हमने इंद्रधनुष 3.0 की बात की है ना, तो ये जो कार्यक्रम है किससे संबंधित है? डायरेक्टली आपसे पूछ लिया गया, टीकाकरण से संबंधित है, बच्चों के टीकाकरण से। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। अब जैसे करंट हम कर रहे हैं तो करंट अफेयर में बहुत सारा स्टैटिक हमने जीके देखा है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब करंट इसने पूछा, लेकिन करंट में ये जोड़ दिया कि आर्यभट्ट को इन्होंने डिजाइन किया था और इनका नाम था, उस समय यूआर राव का निधन हुआ था। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उदुपी रामचंद्र राव इनका नाम था, 24 जुलाई 2017 को इनकी डेथ हुई थी, है ना। 1975 में जब आर्यभट्ट को डिजाइन किया गया था, जो भारत का प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह था, 1975 में आर्यभट्ट था, उसको जब डिजाइन किया गया था तो इनका अहम रोल था। फिर 76 में इनको पद्म भूषण दिया गया था, फिर 2017 में अभी पद्म विभूषण दिया गया जब इनकी डेथ हुई है उसी साल। उत्तर प्रदेश में कुल शहरी स्थानीय निकायों की संख्या जिनके लिए उत्तर प्रदेश नवंबर 2017 में चुनाव संपन्न हुए, तो इस बार की भी ये संख्या इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कितनी थी? तो ये 652 के लिए ये चुनाव हुए, शहरी निकायों की संख्या 652 थी जिसके लिए चुनाव हुए। अब आगे जो चुनाव होंगे वो किसके लिए होंगे, इसको गूगल आपको कर लेना चाहिए। कमेंट करके जरा बताइएगा, देखिए कितने लोग बताते हैं। सब लोगों का तैयार वो लोग कराएंगे, तो ऐसे अपडेट रहिए। हाल ही में समाचारों में चर्चित ओखी क्या है, तो ये करंट का प्रश्न था उस समय का। ओखी जो था उस समय क्या था, चक्रवाती तूफान आया था नवंबर 2017 में, भारत के तट से टकराया। देखो इसने ऑप्शन क्या बनाया, केवल चक्रवात नहीं दिया, केवल चक्रवाती तूफान नहीं दिया, इसने ऐसे ऑप्शन बना दिया था, ठीक है ना। मतलब पूरा डिटेल में यहां पर लिख दिया था, पूरा डिटेल में लिख के आपसे ये पूछ लिया गया था। तो इस तरीके से आप तैयार करिए। कभी कभी इसके डेट पे भी आपसे प्रश्न बन जाते हैं कि ये कब आया, मतलब मंथ देगा और ईयर दे देगा। तो इस तरीके से जैसे करंट अफेयर जो हमने डिस्कस किया, जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर हम दे रहे हैं, टेलीग्राम चैनल का नीचे नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे ही डिस्कशन हमने किया है। देखिए अब लोग कहते हैं बड़े छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपकी टेस्ट सीरीज बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन रखती है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है,
7 नवंबर 2017 को सफल उड़ान परीक्षण के लिए किए गए निर्भय प्रक्षेपास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना? तो इसका अब देखिए कितने स्टेटमेंट देके प्रश्न पूछ लिया गया। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो हम तैयारी तो करेंगे अच्छी की ना। 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता, नाभिकीय मुखास्त्र को ले जाने में सक्षम, जमीनी आक्रमण वाला क्रूज प्रक्षेपास्त्र है, पाकिस्तान के बाबर प्रक्षेपास्त्र का प्रभावी प्रत्युत्तर आप कह सकते हैं, उससे तुलना कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो एक दिया पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र, ऐसे ही गलत यहाँ पे कराते हैं, पीसीएस में ऐसे ही गलत होता है। तो इस तरीके से ये इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 3, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये चौथा ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जो 1000 क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे, तैयार करके जाएंगे, उनको 30-40, पहले 30 पूछे जाते थे, अब 40 पूछे जाएंगे, हो जाएंगे उनके प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय हॉकी टीम की कप्तान थी जब टीम ने नवंबर 2017 में एशिया कप जीता था? तो अब ये प्रश्न इधर की जो खेल इवेंट है उनसे तैयार करिए, अगर ऐसे हुए हैं। हर साल ये इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं होते हैं, तो ये रानी रामपाल थी, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत वर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? अब ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न पूछा गया, तो ये 1974 में की गई थी, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में पुदुचेरी या पांडिचेरी में स्थापित किया गया था, और ये कृषि विज्ञान केंद्र पायलट आधार पर तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय जो था कोयम्बटूर में, उसके प्रशासनिक नियंत्रण में स्थापित किया गया था। वर्तमान में देखा जाए तो 721 कृषि विज्ञान केंद्र है आईसीएआर के अनुसार, तो और भी 1-2 हो सकता है और बढ़ गए हो, लेकिन तब प्रथम 1974 में स्थापित किया गया था। किसान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए बड़ा सरल प्रश्न ये पूछ लिया गया, 23 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चौधरी चरण सिंह का ये बर्थडे होता है, चौधरी चरण सिंह का ये बर्थडे होता है ना? अगला जो प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध केंद्र संस्थान कहां पर स्थित है केंद्रीय स्तर का? तो ये स्थित है मखदूम में, और मखदूम पड़ता है मथुरा में, मथुरा नगरी जो है वहां पर। निम्नलिखित में से कौन उद्दीपक फसल है? उद्दीपक फसल, उद्दीपक जिसको पीने से थोड़ा सा आपको कुछ उद्दीपन हो, ऐसी फसल है ना। चाय, कॉफी, तंबाकू, अफीम, पोस्ता, धतूरा, भांग, सुपारी, जिसको खाने से नशा आता है, वो उद्दीपक फसलें मानी जाती है। तो इनमें से चाय हो जाएगी, गेहूं, मक्का, चावल, अरहर, ये सब तो उद्दीपक है नहीं, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया? अब ये प्रश्न बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, एनके सिंह। कुछ प्रश्न कठिन, कुछ प्रश्न सरल, हमेशा ये पूछे जाते हैं। 27 नवंबर 2017 को इनको किया गया, और अनुच्छेद 280 में आता है ना, वित्त आयोग का गठन की जो बात है, अनुच्छेद 280, आर्टिकल 280 की बात याद रखिएगा। 280(1) में इसके बारे में कहा गया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे, 15वां वित्त आयोग भी आप याद रखिए, हो सकता है पलट के पूछ लिया जाए अब, ठीक है। और ये 2020 से 25 तक का इनका कार्यकाल होगा, ये भी तैयार रखिए। 31 अक्टूबर 2017 को विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित कारोबार सुगमता रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? अब देखिए ये पूछा गया, तो ये 100वां स्थान था, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है ना। 2019 में फिर आगे अपडेट करेंगे आप इसको, तो 63वें स्थान पर भारत पहुंच गया था। इस समय किस स्थान पे है कारोबार सुगमता रिपोर्ट में? भारत इस समय स्थान कौन सा है भारत का, किस स्थान पर है? तो आप पुराने करंट अफेयर से नए को अपडेट करिए, और ये 63वें स्थान पर, इसमें प्रश्न चिन्ह भी लगा था, कई बार ऐसे भी बात आती है ना। और ये भी, तो ये 63वें स्थान पर 2020 में ये था। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों की महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? देखिए ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया गया, ऐसा प्रश्न। तो यहां पे अब देखिए कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट है जनसंख्या और मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों पर, तो जनांकिकी विषय इससे रिलेटेड हो जाएगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है नॉर्मल आपको नहीं है लगेगा, आपने पढ़ा है तब तो आप कर लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 40 डीपीएसपी के अंतर्गत अनुच्छेद जो 40 है, इसमें अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन का प्रयास करेगा राज्य, ऐसी लैंग्वेज लिखी गई है। ऐसी शक्तियां और प्राधिकार उनको प्रदान करेगा जो स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए बनाना आवश्यक हो। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? अब यह प्रश्न, संसद और राज्य विधान सभाओं के जो सदस्य होते हैं
उनके द्वारा। और ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि उनकी जो वोटिंग होती है राष्ट्रपति के चुनाव में, उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, निर्वाचक मंडल में कौन होता है। तो संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाएंगे, लेकिन इसके निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वो जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें रहते हैं। मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहां से ली गई, तो ये यूएसए के संविधान से ली गई है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सामान्य सा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। अब ये तो आयोग के हर पेपर में आपको प्रश्न मिल जाएगा। तो ये नदी है तापी। तापी नदी जो है, या ताप्ती नदी, ये प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से ये निकलती है और ब्रह्मस घाटी में होकर प्रभावित होती है। ऐसे नर्मदा भी दिया होता तो तापी और नर्मदा ये दोनों को ध्यान रखिएगा। नर्मदा भी यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर दिया होगा, दोनों भी हो सकता है, पहला दूसरा, ऐसा भी ऑप्शन बना सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है। अब ये प्रश्न, ये सेंट मार्टिन द्वीप है। सेंट मार्टिन जो द्वीप है ये उत्तर पूर्वी कैरेबियाई सागर में आपको मिलेगा और एंटिलीज, लेजर एंटिलीज के लेवर्ड समूह के उत्तरी छोर पर स्थित है ये। और इस द्वीप के दक्षिण में आपको लवण के लवण मिल जाएगा, लवण के पटल पूरे मिल जाएंगे, रेत मिल जाएगी, और इसके लिए ये जाना जाता है। भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब यहां पर देखिए, जैतापुर महाराष्ट्र बिल्कुल सही है, मीठी बिरदी गुजरात सही है, हरिपुरा यहां पर दिया है जो कि पश्चिम बंगाल में है। ये कहां पर हरिपुरा, आप अधिवेशन भी जानते होंगे, तो ये पश्चिम बंगाल। इतिहास से इस प्रश्न को कर दीजिए, तो तीसरा गलत हो गया। नॉलेज को इंटररिलेट करिए, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इतिहास में भी आपने पढ़ रखा है उस स्थान के बारे में, तो सुलिवेज करने को पूछा गया है तो आप कर सकते हैं। और कोबड्डा आंध्र प्रदेश, ये सही है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यही इसका गलत है। एका आंदोलन का प्रारंभ किया था, किसने किया था, तो उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थान पे जो किसान थे उन्होंने किया था, है ना। मदारी तासी ने इसका नेतृत्व किया था। कब हुआ था, 1921-22 की बात है जब ये हुआ था। तो इसको इस तरीके से याद करिए, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। हरदोई, बहराइच, सीतापुर, यहां के किसान एकत्रित हुए थे। निम्नलिखित में से किसने वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। ये शिशुनाग था जिसने वाराणसी को द्वितीय राजधानी बनाया था। अजातशत्रु के समय प्रसेनजित ने अपनी पुत्र बाजिरा का विवाह अजातशत्रु से किया था और काशी के ऊपर उसका अधिकार फिर हो गया था, स्वीकार कर लिया था। तो कालांतर में फिर शिशुनाग ने जब गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाई तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा भी नियुक्त किया था। लीलावती के लेखक कौन है, सिंपल सा प्रश्न है, भास्कराचार्य। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट। जो हम लोग तैयारी टेस्ट सीरीज में कर रहे हैं उसकी व्याख्या आप पढ़ लेंगे, उस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे, तो उसमें तो कठिन प्रश्न यहां नहीं आएंगे, आसानी से आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन तैयारी ही आपकी नीचे लेवल की रहेगी, आप राजधानी ही पढ़ते रह जाएंगे, आप जीके पढ़ते रह जाएंगे, तो कठिन वाले प्रश्न कैसे होंगे। और मेरिट तो उसी से बनेगी ना। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 46 से 48, द्वितीय युद्ध 50 से 52 दिया है जो कि हुआ था 49 से 54 के बीच में, तो यही गलत हो जाएगा, यही सही उत्तर हो जाएगा, ये गलत है। बाकी ये कर्नाटक का तृतीय युद्ध सही दिया है 58 से 63, पानीपत का तृतीय ये भी सही दिया है। तो ऐसे डेट याद रखिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, 4 क्वेश्चन को एक में मिला के पूछ लिया गया। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। अब ये प्रश्न एम.एन. राय, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, बहुत सरल सा प्रश्न है ना। 1922 की बात है। 1922 में महात्मा गांधी ने विचार प्रस्तुत किया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। 24 में मोतीलाल नेहरू ने, फिर एम.एन. राय ने भी इसका, इनकी खास बात क्या थी, इन्होंने स्पष्ट रूप से संविधान के गठन का विचार प्रस्तुत किया। ठीक है, तो 1940 में फिर कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत जो संविधान सभा का गठन जो किया गया, तो वो भारतीय नेताओं ने फिर स्वीकार कर लिया क्योंकि ये चाहते थे ऐसा। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है। तो ये भाग है 9। कौन सा भाग है, ये छोटा लिख गया है, कोई बात नहीं है, भाग 9, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। संविधान सभा के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ऋणा तक पंचायती राज के 3 सोपानों का वर्णन किया गया है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। अब ये बड़ा सरल प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, 1921। लेकिन आप ये उम्मीद करके ना जाइए कि बहुत सरल पूछा जाएगा, आप हमेशा उम्मीद करिए कि थोड़ा सा अच्छा प्रश्न आएगा। ठीक है, विभाजन वर्ष क्योंकि क्यों कहा जाता है, 1911 से
1921 के बीच में ऐसा हुआ था कि जो जनसंख्या में दशकीय वृद्धि थी वो नकारात्मक हो गई थी, निगेटिव हो गई थी, और उस नकारात्मक वृद्धि के कारण इसको महाविभाजक वर्ष, और बाद में फिर बढ़ी, 21 से 31 में जाएंगे तो बढ़ी, उधर आप इसके पीछे जाएंगे तब भी बढ़ी थी। इस कारण से इसको विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित पदार्थों में किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? तो ये है जर्मेनियम। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तांबा, चांदी और लोहा ये सब देखेंगे आपने इसमें, तो ये मेटल है, लेकिन जर्मेनियम जो है ये क्या है? एक ये सेमीकंडक्टर है, ये अर्धचालक है, और जर्मेनियम अर्धचालक है जिसका जिसका गुण होता है इसमें, मतलब इसकी जो चालकता होती है ये अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, और सुचालकों की अपेक्षा जो होती है वो कम होती है, और इसकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है और चालकता इसकी बढ़ती है। ठीक है, तो तापक्रम के साथ इसकी चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, समझ गए रिलेशन? इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, इसका पीडीएफ अपलोड करा दूंगा, वहां पे देख लीजिएगा। तो ये प्रश्न रहा, पहले 30 ही पूछे जाते थे, अब 40 पूछे जाते हैं, सब सरल कठिन सब मिला के पूछा जाता है। तो आप तैयारी करिए अच्छी, जिससे कि आपको चीजें जो है सरल लगे, और आपको टेस्ट सीरीज अभी भी ज्वाइन करना है कर लीजिए, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें। जो पेपर हो गए वो भी आपको मिल जाएंगे, 4 पेपर बचे हैं वो भी आपको आगे मिल ही जाएंगे, सबका पीडीएफ दे देंगे, आप आराम से रिवीजन कीजिएगा, बढ़िया से तैयार कीजिएगा। थैंक यू सो मच।